Hello students, today our lesson 5th स्टार्ट ना, जिसमें आज हम देखेंगे मानव संसाधन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे संसाधनों के बारे में पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे हम मुख्य तौर से किसके बारे में, मानव संसाधन, किस तरीके से मानव संसाधन की जो अहमियत है, उसकी वैल्यू है, उसका योगदान है, उसके जन्म मृत्यु दर के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों को यहाँ पे हम समझेंगे। तो देखते हैं, किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहाँ की आबादी की गणना की जा सकती है। किसी जगह पर कितने लोग रहते हैं, मतलब कोई भी जगह, चाहे आप अपने आसपास की बात करें या किसी अन्य क्षेत्र की, तो उस जगह वहाँ पे लोगों की संख्या कितनी है या लोगों की आबादी कितनी है, उसकी गणना की जा सकती है। आबादी का संबंध किसी स्थान विशेष से होता है। तो आबादी का जो संबंध है, जो ताल्लुक है, वो किससे संबंध होता है, स्थान विशेष से होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। तो हम लोग क्या है, अपनी जो बोलचाल या नॉर्मली जो हम भाषा को इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा में हम या तो कहना चाहिए प्रयोग करने के लिए या इस्तेमाल में हम जनसंख्या या फिर आबादी शब्द का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे लोगों की बसाहट कितनी है, वहाँ के लोगों की संख्या कितनी है, इस सब में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे गांव की जनसंख्या 675 है, अथवा रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है, आदि आदि। तो हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सारी चीज़ें हम गांव की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आबादी या जनसंख्या शब्द का हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन वाक्यों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनमें किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का जरूर जिक्र किया जा रहा है। तो क्या है, जब भी वहाँ की जनसंख्या या आबादी की बात की जाए तो वहाँ के किसी न किसी जो क्षेत्रीय है, उस इकाई का या उस बारे में जरूर जिक्र की जा रही है, होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहाँ की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। तो जैसे कि हम अपने जहाँ हम रहते हैं या आसपास के शहर हो गए, गांव हो गए, हमारे देश हो गए या अन्य देश हैं, तो ये सारे देश में रहने वालों की जनसंख्या के लिए हम किस शब्द का, जनसंख्या या तो फिर आबादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्यकुशलता से कोई न कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो। यहाँ पे ये कहा गया है कि जनसंख्या और आबादी जो कि संसाधन के रूप में क्या है, महत्व तभी होंगे, इसकी जो अहमियत जो होगी तभी होगी जब मानव की बुद्धि, तो जैसे कि एक संख्या जो होती है, उस संख्या से फिर समूह, इस तरीके से एक बड़ा संख्या का निर्माण होता है। तो ये सब अहमियत जो है वो क्या है, मनुष्य की जो बुद्धि एवं उसकी कुशलता के उपयोग समाज के लिए हो। मनुष्य की जो बुद्धि है या सोचने समझने की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार या फिर एक अच्छी सोच के तौर पर समाज को एक अच्छा उदाहरण या समाज के लिए एक अच्छी सीख या नई राह दिखाने वाला हो। उसी कार्य कुशलता से कोई ना कोई उत्पादक कार्य पूर्ण हो, मतलब उसी जो एक कहना चाहिए बौद्धिक क्षमता वाला या अच्छे विचारधारा वाला या अच्छे कार्य करने वाला है, वो इंसान क्या है, एक समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाता है और साथ ही समाज में एक ऐसे उत्पादक का कार्य करता है जिससे समाज के लिए क्या होती है, बेनिफिट होती है, फ़ायदा होता है, ताकि लोग जो चीज़ें फ़ायदे हो रहे हैं उन फ़ायदे का इस्तेमाल कर सकें। आगे देखेंगे, किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब कोई भी अगर किसी जगह की बात की जाए तो वहाँ की आबादी के बारे में बहुत से सवाल उठ सकते हैं। जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, तो जैसे हम कहीं भी क्षेत्र की बात या आस पड़ोस की, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं सीतापुर, तो यहाँ सीतापुर की जनसंख्या कितनी है, हम नॉर्मली ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, बताते हैं,
और उसी आधार पर हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो वह हर साल किसी दर में बढ़ या घट रही है। तो ये क्या बोलना चाहिए, सामान्य सी बात होती है कि किसी भी देश की आबादी या जो संख्या है वो साल में घट रही है या बढ़ रही है। लोग वहाँ औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आबादी शब्द का है, इसका भी बहुत बड़ा क्या है अहमियत होता है। सिर्फ आबादी सिर्फ नहीं होती, बल्कि उसमें जो हर साल अगर दर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो कितनी है, औसतन वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो जीने की है या फिर कहें जीवन प्रत्याशा कहें कितने वर्ष तक वो वहाँ के लोग हैं वो जीवित रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है मायने रखती है। उसमें महिला और पुरुष का का अनुपात कितना है, तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि वहाँ पे महिला और पुरुष का इन दोनों का अनुपात कितना है। बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात क्या है। उनमें उत्पादकों मतलब काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है। तो ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे महिला पुरुष हो गए, बच्चे, युवा, वृद्ध, उनमें से और वो काम करने वाले वो, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं जो युवा जो कर्मठ है काम करने वाले, उनका अनुपात क्या है। उनमें नगरों में निवास करने वाले और गांव में रहने वाले का अनुपात क्या है। यहाँ पे नगरों की संख्या, नगरों में रहने वाले लोगों का अनुपात कितना है और गांव में रहने वाले लोगों का अनुपात कितना है। उनमें साक्षर कितने हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कितने हैं। कितने लोग साक्षर हैं जो अक्षर ज्ञान है जिनको, और कुछ जो हैं जो कि अच्छी शिक्षा प्राप्त की हैं उनकी संख्या कितनी है। उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पर एक सवाल की उठ रही है कि जनसंख्या का वृद्धि, वहाँ की आबादी कितनी है, उनकी औसतन जीने की उम्मीद कितनी है, महिला पुरुषों का अनुपात कितना है, वृद्ध, युवा, बच्चे हैं इनका अनुपात कितना है, काम करने वाले लोगों के अनुपात है, नगरों में गांव में रहने वाले का, साक्षर और उच्च शिक्षा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आबादी से उठे हुए एक सवाल हैं। ये सारी चीज़ें एक अहम बिंदु की तरह है। यह सब जानकारी हमें कहाँ और कैसे मिलती है। ये जो सवाल यहाँ पे हमने देखे हुए, ये सब जानकारी हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलेगी। आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगणना की जाती है। क्या कहा गया कि आज की दुनिया की हर देश में मतलब सभी देशों में जनगणना की जाती है, यानी लोगों की गिनती। हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है। तो हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। जिसमें क्या होता है कि पूरे देश में आबादी लोगों की संख्या कितनी है उसके बारे में पूरी जानकारी क्या होती है, दर्ज रहती है। वहाँ पे सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। आगे देखते हैं पिछली जनगणना कब हुई थी, 2021 में हुई थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी। तो आप बच्चे सोचिए कि जब पिछली जनगणना 2011 में हुई थी तो अगली जनगणना कब होगी। ध्यान रखें कि 10 साल हमारे देश में हर 10 साल में क्या होती है, जनगणना होती है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगला जो जनगणना होगा वो कब होगा। उम्मीद है बच्चे ये सवालों के जवाब आपके मन में उठेंगे और आप इनके सवालों के जवाब आप जरूर ढूंढेंगे। अब हम आगे देखेंगे जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। मतलब जनगणना से जो भी चीज़ें प्राप्त होती है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। वो भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, भारतीय जो जनगणना है उसमें लोगों की कुल संख्या, महिला और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं इत्यादि ज्ञात करते हैं। तो ये जनगणना के माध्यम से सिर्फ लोगों की संख्या केवल ज्ञात नहीं हो रही है, बल्कि क्या है, महिला पुरुषों की संख्या कितनी है, पढ़े लोगों की संख्या, अलग अलग आयु मतलब अलग अलग आयु, जैसे हम 0 वर्ष से लेकर के 1, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो अगला 1 से 2, 3 से 4 वैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस आयु वर्ग की संख्या कितनी है, कितने लोग किस तरीके के पेशे मतलब जो उनका जो कार्य होता है या जो व्यवसाय होता है वो कितने लोग कार्य से जुड़े हुए हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कारणों से क्या कर रहे हैं, प्रवास करते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे
कहना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग मध्य प्रदेश में काम की तलाश में चले जाते हैं या पड़ोसी राज्यों में चले जाते हैं। तो ये सारी जानकारी कि अलग अलग किन किन कारणों से वो प्रवास करते हैं इत्यादि सारी चीज़ें क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की संख्या तथा आबादी से घटने एवं बढ़ने की दर का विश्लेषण करते हैं। तो ये इसी के आधार पर हमें लोगों की संख्या, ग्रामीण एवं नगरीय का जो वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, नगरीय क्षेत्रों में वितरण जानकारी, जनसंख्या का घनत्व कितना है और विविध कार्यों में लगे, मतलब अलग अलग कार्यों में लगे हुए लोगों की जो संख्या वो कितनी है, आबादी के घटने एवं बढ़ने से लेकर के पूरे विश्लेषण करते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो इसमें जो मुख्य जो बिंदु है उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं बच्चे, देश की आबादी की क्षमता और ज़रूरतों को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। मतलब देश की जो आबादी की क्षमता और ज़रूरत, जो आवश्यकता है, उसको समझने के लिए हमें क्या को, जो उसके गुण हैं उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये बच्चे आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हो पिछले क्लासों में कि जो हमारी जो सोच विचार है, कार्य है, शिक्षा है, स्थिति है, आयु, लिंग के आधार पर हम एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न है, मतलब अलग अलग है। सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है, या हम सबकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा में भी अलग अलग शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं, व्यवसाय में है, आर्थिक स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती, आयु वर्ग के भिन्न भिन्न लोग हैं, लिंग के आधार पर एक दूसरे से कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। ऐसे में लोगों को इन विशेषताओं को समझना जरूरी हो जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कुल जनसंख्या और वृद्धि दर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि जो मुख्य बात यहाँ पे है कि कुल जनसंख्या और वृद्धि, जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो उसमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। तो क्या है, जनगणना की मदद से, जनगणना से क्या प्राप्त हो रहा है हमें कि किसी देश या तो राज्य, जिले, गांव या शहर में लोगों की संख्या कितनी है ये पता लग सकता है। आगे देखते हैं, घर घर जाकर पता करने के कारण जनसंख्या का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो जनगणना में क्या होती है, आप लोग अपने घरों कहना चाहिए जब इनकी जो सर्वे होती है तो आप लोगों को पता चल जाता है कि किस तरीके से जो जनगणना के आंकड़े जो होते हैं निकाले जाते हैं वो घर घर जाकर के लोगों के द्वारा, पंचायत के माध्यम से भी किए जाते हैं, आंगनबाड़ी के माध्यम से भी, सहयोग के माध्यम से उनका सहयोग लेकर के भी गांव में घूम घूम करके जानकारी एकत्र किया जाता है। चूँकि ये जानकारी इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वहीं के जो स्थानीय लोग रहते हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से जा कर के मिला जाता है, उनके बारे में पूछा जाता है, कितनी जनसंख्या है, कितने आयु वर्ग के लोग हैं, इस तरह की तरह तरह की अन्य चीज़ें जानकारी में प्राप्त होती हैं। आगे देखेंगे, भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। ये क्या है, भारत की जो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिनके अनुसार भारत में कुल 121 करोड़ 1,93,422 यानी 121 करोड़ 2 लाख लोग रहते थे। यहाँ पे मैक्सिमम बताया गया है, जिसमें कहा गया 2001 में भारत में 102 करोड़ और 87 लाख लोग थे। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% में क्या हुई है, वृद्धि हुई। इसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कह सकते हैं। इसलिए वृद्धि दर कह सकते हैं क्योंकि क्या हुई है, जनसंख्या में वृद्धि है, जो कि 2011 में 2001 में जो जनगणना होती उसमें कितनी है, 102 करोड़ और 87 लाख लोग रहते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रतिशत, 17.64% में वृद्धि हुई। इससे ये पता चलता है कि जनसंख्या क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की कुल
आबादी का 17.5% भारत में रहता है। पृथ्वी की जो जितनी आबादी है उसका कितना प्रतिशत, 17.5% जो आबादी है वो कहाँ रहता है, भारत में रहता है या भारत के भूभाग पर रहता है। भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल चीन है, लेकिन ये भी कहा गया है कि भारत से भी अधिक क्या है, आप जान सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल क्या है, देश केवल चीन है, जहाँ विश्व की आबादी का कितना प्रतिशत, 20% रह सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 17.5 ये भारत की कुल आबादी और यहाँ पे चीन की आबादी, जहाँ की विश्व की आबादी का 20% रहता है। आगे देखेंगे 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना, 2,55,40,196, यानी 2,55,00,000 से अधिक थी, जो कि देश की कुल जनसंख्या का केवल कितना, 2% है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की 10 सालाना मतलब साल भर में जो वृद्धि हुई वो कहा गया, सालाना वृद्धि दर लगभग कितना है, 22.6% है। तो यहाँ पे हमें विभिन्न जानकारी प्राप्त हुई कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे क्या है, 2,55,00,000 से अधिक थी जनसंख्या, तो देश की जनसंख्या का केवल कितना प्रतिशत, 2% है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो कि सालांतर लगभग कितना प्रतिशत, 22.6% है। भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों में और गांव में रहते हैं, यह भी गणना से पता चलता है। तो भारत में ये कितने प्रतिशत मतलब कितने लोग शहरों में रहते हैं और कितने लोग गांव में रहते हैं, इसकी जानकारी किससे पता चलेगी, जनगणना से। भारत आज भी ग्रामीणों का देश है, जहाँ पे ज़्यादातर गाँव में रहने वाले लोग हैं, जहाँ पे कहना चाहिए भारत देश में ज़्यादातर कैसे देश है, ग्रामीणों का देश है, गांव वालों, जहाँ लगभग 69% लोग गांव में रहते हैं और केवल 31% लोग शहरों में रहते हैं। जहाँ जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश के केवल 17% लोग शहरों में रहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश के केवल कितने 17% लोग ही शहरों में रहते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में क्या हुआ है, शहरीकरण कितना बढ़ा है, मतलब शहरीकरण का क्या हुआ है, विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ की आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में रहता है, हमारे राज्य के लगभग 23% लोग क्या है, शहरों में रहते हैं, जबकि 2001 में कितने प्रतिशत, 20% लोग ही शहरों में रहते थे। मतलब कि इससे क्या पता चला कि पहले 2001 की गणना के अनुसार 20% लोग और 2011 की जनगणना के आधार पर क्या है, 23% जो लोग वो शहरों में रहते हैं। तो मतलब वृद्धि तो क्या हो रही, बढ़ती जा रही है। इसमें भी यहाँ कुछ मुख्य बातें बताई गई है जनगणना के इतिहास के बारे में। आधुनिक काल में प्रथम जनगणना का उल्लेख स्वीडन 1749 ईस्वी में मिलता है। ये जनगणना का जो उल्लेख मतलब जनगणना के बारे में 1749 ईस्वी में मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमित मतलब कंटिन्यू जो होती है वो जनगणना 1790 से शुरू की गई और उसके 80 वर्ष बाद हमारे देश में मतलब 1990 की शुरू की गई और उसके 80 वर्ष बाद हमारे देश में 1872 में हुई। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश हमसे करीबन 71 वर्ष पहले ही नियमित जनगणना का काम शुरू कर चुके थे। ये कहाँ के, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश, जो कि हमसे करीबन 71 वर्ष पहले ही वहाँ जनगणना का काम शुरू हो चुका था। भारत सरकार के सिद्धांत रूप में 1865 में जनगणना की स्वीकृति दी गई। बच्चे ध्यान रखें इस बात की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसी वर्ष जनगणना प्रश्नावली तैयार की गई। 1872 में पहली बार जनगणना की गई, पर इसे पूर्णता के साथ लागू नहीं किया जा सका। मतलब इसकी कोई अहम रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से यह लागू नहीं हुई। उसके 9 साल बाद 1881 में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को
पूर्णता के साथ लागू किया गया, मतलब 9 साल के बाद में, जो कि कब 1872 में पहली जनगणना की थी और इसे क्या है पूर्णता से लागू नहीं किया जा सका था और उसके 9 साल बाद 1881 में यह जनगणना कार्य को पूर्ण किया गया। भारत में सबसे नवीन जनगणना 2011 में की गई है, जिसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 1210.19 लाख थी। इतनी जनसंख्या ये 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे हम देखेंगे लिंगानुपात। क्या है लिंगानुपात? लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो ये लिंगानुपात का क्या अर्थ बताया गया है कि प्रति 1000 मतलब 1000 पुरुषों में संख्या स्त्रियों की संख्या कितनी है, ये इसका मतलब लिंगानुपात कितना है ये पता चलता है। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात 1006 है, जापान में 1057 और नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में यह 900 कितनी है 40 है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं क्या बोला गया है, 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है ये बताया गया। सामान्य रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर देखा जाएगा सामान्य रूप से अगर समाज में स्त्री और पुरुषों की संख्या स्वस्थ स्त्री और पुरुषों की पुरुष हैं तो वहाँ की संख्या क्या होगी, बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है, अगर किसी भी समाज में चाहे महिला के या पुरुष में देखा जाए तो कम है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ की बालिकाओं व महिलाओं को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। अगर क्या है किसका मतलब अगर किसी समाज में यह अनुपात कम आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे बालिकाओं व महिलाओं को सही पोषण उनको नहीं मिल पाता, शिक्षा नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य इस तरीके से और भी चीज़ें हैं उस पर उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण वे क्या है कम जीवित रह पाती हैं, मतलब उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे समझ में है कि लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात का अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात कितना है 940। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी होगी 940 ही स्त्रियां हैं, जहाँ पे तो इस लिंगानुपात में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लिंगानुपात है, जैसे केरल जहाँ पे 1084, तमिलनाडु में 995, आंध्र प्रदेश में 991 और छत्तीसगढ़ में 991। वहीं हरियाणा में 877, गुजरात में 912 और राजस्थान 926 में राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंगानुपात है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 2011 की जब जनगणना की गई तब वहाँ पे हमारे देश का लिंगानुपात कितना निकला था 940। तो इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो इसी से पता। लेकिन ये भी कहा गया है कि इस लिंगानुपात से पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता मतलब अलग अलग चीज़ें। देखा जाए तो जो राज्य हैं, राज्य में राष्ट्र के जो औसत लिंगानुपात है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, तो सभी जगह कैसी एक समान है नहीं है। तो इस लिंगानुपात में कैसी है औसतन कहीं पे अधिक है तो कहीं पे कम है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के किसी राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी है, कमजोर है। जिस तरीके से यहाँ पे जो लिंगानुपात बताया गया है वो कैसे अलग अलग बताई गई है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि भारत राज्य में किसी राज्य में महिलाओं की स्थिति कमजोर है और इसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं, मतलब उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। आगे देखते हैं, आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुष के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है। मतलब आंकड़े अगर देखें तो जैसा कि यहाँ पे भारत में ये लिंगानुपात दिखाया गया है। जिस तरीके से यहाँ पे सन
और इनकी स्थिति किस तरीके से कम फिर घटती, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम है, तो उस लिंगानुपात को यहाँ पे दिखाया गया है। जिसमें जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे समझाया जो गया है उसे हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आरेख 5.1 में भारत में लिंगानुपात कितना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 1000 पुरुषों में क्या हमने स्त्रियों की संख्या कितनी होगी वो निकाल। तो 1000 यहाँ पे ये आंकड़े बनाए गए हैं। 1901 में कितनी थी वो दिखाया गया 1911। इसी तरीके से आप चार्ट में देख करके समझ सकते हो कि हमने 2011 में क्या पढ़ा था कि लिंगानुपात वो कितनी थी, वहाँ की 940 है, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ पे हमने क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों से कम है, यही पता चल रहा है। तो इस तरीके से आप देख कर के बारी बारी जो पिछले सत्र के जो दिखाए गए हैं उन सत्रों की जानकारी भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इस चैप्टर से यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा, जिसमें आरेख 5.1 में भारत में लिंगानुपात में नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे अधिक व सबसे कम लिंगानुपात किस दशक में रहा, तो इसकी मदद से आप लोगों को ये आंसर यहाँ पे देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया किस दशक के बाद लिंगानुपात निरंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है, बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। तो ये आप अपनी समझ अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में 2011 का लिंगानुपात लगभग किस दशक के बराबर हो गया है। तो 2011 का लिंगानुपात तो उसे तुलनात्मक इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को दशक को देखना है, बराबर है नहीं है उसके बारे में यहाँ पे बतलाना है बच्चे। तो आज के लिए यहीं तक बच्चे। थैंक यू स्टूडेंट्स।